तो ये डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफ करके साफ कर दिया गया है कि हमारे सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं। जरूरत पड़ने पर हमारे सारे मिलिट्री बेसेस, हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स अपने मिशन के लिए तैयार भी हैं और तत्पर भी हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर ये बड़ा स्ट्राइक जो डीजीएमओ के इस प्रेस ब्रीफ के जरिए कर दिया गया है और साथ ही साथ ये बताया गया कि भारत ने जो बीड़ा उठाया था वो आतंकवाद के सफाए का था। आतंकवादियों के खात्मे के लिए हमने ये लड़ाई शुरू की, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया और फिर तो वो कहते हैं ना कि इतिहास है, बाकी तो इतिहास है, कैसे भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। और साथ ही साथ इस दौरान दुनिया ने देखा कि भारत की जो एयर डिफेंस है वो एक अभेद्य किले के तौर पर उभर कर सामने आई है, जिसको भेद पाना पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन साबित हुआ है। हम सीधे रुख करेंगे, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। जल्दी से जरा ब्रिगेडियर दत्ता का रुख करते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड लाइंस, ये प्रेस ब्रीफ यहां पर की गई। हमारी जो ताकत थी हमने उसके बारे में भी देशवासियों को बताया और कैसे पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसकी भी पोल खोल दी। सर हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है ये बड़ी प्रोफेशनल, क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव हैं जी। और इसमें जनता को वो बताया जा रहा है जो उनको मालूम होना चाहिए। उनको ये बताया जा रहा है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ रही, क्या उन्होंने अचीव किया, किस तरीके से अचीव किया, किस तरीके से हमने कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होने दिया, किस तरीके से हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया। तो ये बिल्कुल, और उन्होंने वो साक्ष्य भी रखे कि किस तरह से पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचाया और किस तरह से हमारा जो एयर डिफेंस अम्ब्रेला है वो मल्टी लेयर्ड है। मतलब हम जो विंटेज इक्विपमेंट है, क्योंकि मेरे फादर भी एयर डिफेंस मतलब रेजिमेंट में थे और मैंने भी एयर डिफेंस ब्रिगेड में काम किया हुआ है, तो किस तरह से हमने जो विंटेज इक्विपमेंट थे, जो L70 गन्स थी या और इस तरह के थे, उनको भी किस तरह से इंटीग्रेट किया है एडी अम्ब्रेला को। तो पाकिस्तान उसको बिल्कुल भेद नहीं पाया। उसका लक्ष्य था दिल्ली और वो सिरसा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। तो ये जो इनके जो ख्याली पुलाव थे वो सब के सब धराशायी रह गए और भारत एक फॉर्मिडेबल ताकत की तरह और उभर के आया है। और सर, वो जो एक देश में लोग सवाल पूछा करते थे ना कि साहब 22 अप्रैल को ये पहलगाम वाला आतंकवादी हमला हुआ है और अब तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, तो वो 15 दिन का वक्त क्यों लगा। कुल मिलाकर उसकी भी एक तस्वीर जो आज मुझे लगता है देश को समझना चाहिए, डीजीएमओ की तरफ से ये जो प्रेस ब्रीफ की गई इसमें देश के सामने रखी गई कि साहब हमने जो तैयारी की थी अटैक की, आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद करने के लिए, तो वो कहते हैं ना कि पहले से ही हमने ये असेस भी किया था कि पाकिस्तान की तरफ से कैसे जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो उसको लेकर एयर डिफेंस अपना हमने पहले से ही मजबूत किया था। वो जिसका जिक्र अभी ब्रिगेडियर दत्ता आप कर रहे थे कि बाकायदा वो एक ग्रिड हमने तैयार की थी कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जा रही है तो अगर वो एक जगह से बचकर दूसरी जगह भी पहुंचता है तो फिर कोई ना कोई वहां पर हमारा हथियार ऐसा तैनात होगा जो उसको मार गिराएगा, और यही हुआ। तो वो ग्रिड किस तरीके से बनाई गई थी जो इस प्रेस ब्रीफ में देश को बताया गया है, एक बार फिर से अगर आप विस्तार से मेरे दर्शकों को समझा सकें। ब्रिगेडियर दत्ता, देखिए मैं आपको थोड़ा सा तारीख में ले जाऊंगा, बैकड्रॉप में ले जाऊंगा। 80s और 90s का जमाना था जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से मतलब 20 ही था, थोड़ा बेहतर था। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना में मतलब उसके स्टैंडर्ड, उसके म्यार, उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रोफेशनलिज्म में कमी आई और जिस तरह से सेना वहाँ हर चीज़ में लिप्त है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो मतलब तिजारत हो, चाहे वो और कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जो सेना थी उसको रेडिकलाइज करना शुरू किया और उस रेडिकलाइजेशन की वजह से उनका जो एक प्रोफेशनल आर्मी, एक सोल्जरिंग वाला जो एथिक्स होते हैं वो छोड़ के वो बिल्कुल एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ चले गए और वहीं से उनका जो पतन है, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं या ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कम होती गई। भारत ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सुदृढ़ किया।
भारत में आप देखिए निरंतर ट्रेनिंग, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है वो है ट्रेनिंग। और एक जो कहावत हमारे यहाँ बड़ी, हर एक यंग ऑफिसर, हर एक यंग सोल्जर को उसके दिमाग में ड्रिल की जाती है कि दोज हु स्वेट मोर इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर। क्योंकि जो पीस में मेहनत मशक्कत करते हैं वो उनको कम खून बहाना पड़ता है जंग के दौरान। तो यही चीज हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स है, यंग ऑफिसर्स है, उनको बताई जाती है दिन रात 24/7 365 डेज। और इसी की वजह से हमने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सघन किया। और जैसा कि ब्रीफिंग में भी बताया गया था कि अगर आप ये मल्टी लेयर भी पार करके मान लीजिए आ जाते हैं, तो जिस इंस्टॉलेशन को आप अटैक करेंगे वहां भी एयरफील्ड्स वगैरह पे आप देखिए पिचौरा मिसाइल्स है, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहां हमारे एडी एलिमेंट्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि साहब हम फलाना कर देंगे, उस बराज को उड़ा देंगे, इसको ये कर देंगे, वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो केवल आतिशबाजी करने से या बयानबाजी करने से युद्ध नहीं लड़े जाते। उसके लिए आपको जो आपके एक्शंस हैं, जो प्रोफेशनलिज्म है, उसका तर्जुमा करना पड़ता है एक्शंस में। और एक्शंस आपने देखे कि आप वहीं से जाके बिल्कुल जैसे वो कीट पतंगे नहीं होते हैं, जब वो रोशनी की तरफ आप बढ़ते हैं तो अपने आप जल के मर जाते हैं। तो वही हाल पाकिस्तान सेना का हुआ। ब्रिगेडियर दत्ता, क्योंकि आप मुझे 80 के दशक में लेकर गए और आपने बताया कि कैसे उस समय में पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है वो हमारे मुकाबले 20 ही हुआ करती थी, लेकिन फिर कैसे पाकिस्तानी सेना का पतन हुआ। और मैं तो आज जो डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफ हुई उसमें भी थोड़ा सा पीछे देश को लेकर जाया गया और बताया गया कि कैसे पिछले 10 साल में देश की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए, खासतौर से एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए देश का जो बजट है उसको भी बढ़ाया गया। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि हम पूरी तरीके से तैयार थे सर। इसको भी रेखांकित किया गया इस प्रेस ब्रीफ में। देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो हमारा डिफेंस जो पोटेंशियल है उसको ऑगमेंट करने का तरीका है कि एक जमाना हुआ करता था और आप देखते थे कि कई बार डिफेंस डील्स जो हैं वो चर्चा का विषय बनती थी कि साहब फलानी भ्रष्टाचार, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन चलिए बिल्कुल ठीक है बिकॉज यथार्थ है वो। तो वो काफी प्रचलित था। कई बार इस तरह की जो कंपनियां थी वो इन्फ्लुएंस करती थी कि साहब जो हमारे प्लेटफॉर्म से आप उनको लीजिए, या लेकिन भारतीय सशस्त्र सेनाएं इस तरह की हैं कि वो बिल्कुल जब तक उस इक्विपमेंट को टेस्ट बेड पे नहीं डालती थी, जब उसको पैरामीटर्स को टेस्ट नहीं कर लेती थी, उसके पास नहीं करती थी। तो और उसी का नतीजा है मौजूदा जो सरकार है उसने सबसे पहली चीज जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया। हर एक जो बिग टिकट आपके कॉन्ट्रैक्ट है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई। उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक कॉमन मैट्रिक्स पे रखा और जो हमारे लिए बेहतर बाई था, जो हमारे मतलब जो टेरेन इंपरेटिव्स के लिए सबसे अच्छी चीज थी उसको लिया। S-400 सिस्टम देखिए जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हो रहा है। अमेरिका ने काफी प्रेशर डाला कि आप थर्ड सिस्टम हमसे लीजिए। साउथ कोरिया इस्तेमाल कर रहा है और भी कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में काफी सक्सेसफुल है और हम आपको सस्ता भी देंगे। लेकिन भारत ने बिल्कुल श्योरली बिल्कुल और फर्मली मना कर दिया कि वी विल गो इन फॉर S-400 रशिया से लिया, क्योंकि रशिया हमारा एक पुराना एलाई है और रशियन इक्विपमेंट काफी स्टर्डी और रिलायबल है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बजट अलॉटमेंट काफी हुआ, इंडिजनाइजेशन पे काफी, स्वदेशीकरण पे जोर दिया गया। आज देखिए सबसे बड़ा जो फायदा हमारा ये है कि हमें अगर मिसाइल्स में देखिए अब्दुल कलाम साहब को फादर ऑफ मिसाइल्स कहा जाता है, BDL, DRDO, ये इस तरह के इदारे थे। क्योंकि मैं केवल सेना नहीं, हमारे उन साइंसदानों को भी और जो हमारे सिविल ड्रेसेस में जो DRDO में जो साइंसदान हैं या जो और मतलब जहनी लोग हैं या जो वर्कर्स हैं, वो दिन रात काम करके हमारे पास इंडिजीनियस अपना प्रोडक्शन है। आज देखिए यूपी में अभी योगी जी ने बताया था कि साहब जो ब्रह्मोस है वो अब लखनऊ के पास उसका निर्माण होगा। और उन्होंने बड़ी अच्छा सेंटेंस कहा कि साहब इसका अगर कातिलाना इफेक्ट देखना है तो पाकिस्तान से पूछो कि ये किस तरह से काम करती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए भारत को एक जो पंच प्रदान किया डिफेंस सिस्टम को, DACs ने बड़ी जल्दी त्वरित कार्रवाई की और जो हमारी एक्विजिशन थी उनको एक वॉर फुटिंग पे उनको एक्वायर किया गया। और जो रिकमेंडेशंस हमारे मिलिट्री लीडर्स ने दिए उन पे गौर किया गया। क्योंकि कई बार क्या होता था कि पहले
मिनिस्ट्री में कई लोग बैठे होते थे, तो वो मतलब कई बार मतलब अहम और वहम की वजह से उन फाइलों को रोक लिया करते थे। सर, या सर, इस तरह के आपने तो अहम और वहम कहा, और आपकी बात सुनकर मैं सोच रही थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बात का जिक्र बार बार करते हैं ना कि वो लटक अटक भटक वाला जो मामला था उससे इस सरकार ने देश को आगे निकाला। और देखिए इसका असर अगर हम रक्षा के क्षेत्र में देखें, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में देखें, तो ये मोदी सरकार ही है पिछले 1 दशक से। और इस मोदी सरकार के ये फैसले, मोदी सरकार की ये नीतियां हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ, जिस बात का जिक्र ब्रिगेडियर दत्ता कर रहे हैं कि साहब रक्षा खरीद के अंदर वो जो एक पारदर्शिता आई और देश हित के लिए जो भी सौदे, देश के लिए उपकरण खरीदने की जरूरी, हमने उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया बिना किसी के भी दबाव में आए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो S-400 मिसाइल है जिसकी हमने खरीद की, और साथ ही साथ स्वदेशी निर्माण की जो सैन्य क्षेत्र है उसमें जिस तरीके से प्राथमिकता मोदी सरकार ने दी है, उसी से तो ये मजबूती है जो इस वक्त देश को मिली है। और इसी वजह से सर वो डर, वो खौफ जिसके साए में जीने को इस वक्त पाकिस्तान मजबूर, और इस प्रेस ब्रीफ में डीजीएमओ की ये भी बता दिया गया कि ये डर जरूरी है क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत। ब्रिगेडियर दत्ता, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भय बिन प्रीत न होए गोपाला, क्योंकि जब तक आप लोगों में वो दहशत, वो दर्द वो होगा। बिकॉज देखिए अभी आपने सुना कि पाकिस्तान आर्मी किस तरह ज़ियाउल हक के टाइम से रेडिकलाइजेशन शुरू किया, किस तरह से उन्होंने अपना जो मोटो था उसको बदल दिया। मतलब मुझे याद पड़ता है कि एक बार जब ज़ियाउल हक ने अपने कोर कमांडर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि साहब हमें इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, तो हर एक जनरल ने अपने अपने मतलब सजेशंस दिए, और ज़ियाउल हक ने कहा कि मेरा एक ही सजेशन है, वी मस्ट रेडिकलाइज आर्मी। और उस रेडिकलाइजेशन की वजह से पूरी जो आर्मी है, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी भी एक प्रोफेशनल आर्मी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वो निरंतर गर्त में चली गई। और उससे पहले देखिए आप उनका जो मोटो हुआ करता था, ईमान तकवा, मतलब जो आज मोटो है ईमान तकवा और जिहादुल सबिल्लाह, मतलब वो पूरा रिलीजियस उस पे है। पहले हुआ करता था इत्तेहाद, यूनिटी, यकीन, फेथ और तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन। और भारत की सेना का जो है सेवा परमो धर्म, मतलब यू हैव टू पुट सर्विस बिफोर सेल्फ। तो मतलब आप देखिए दोनों मुख्तलिफ जो फौजें हैं उनमें किस तरह का वो है, और जहां इस तरह का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आ जाएगी वो फोर्स प्रोफेशनल फोर्स नहीं रहती, वो फोर्स एक कामयाब फोर्स नहीं रहती, वो फोर्स एक कोहेसिव फोर्स नहीं रहती। जिस तरह से आप देखिए लोग बगावत कर रहे हैं, कोर कमांडर जैसे सीनियर ऑफिसर्स, 1 कोर GOC 1 कोर मंगला के जो पाकिस्तान आर्मी के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि साहब अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। 5 से 6 हज़ार लोग भाग खड़े हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है TTP और बलूचिस्तान द्वारा, जाफर एक्सप्रेस में इतने फौजियों को उन्होंने अगवा कर लिया, तो ये कोई एक प्रोफेशनल आर्मी की मिसाल नहीं है। तो केवल रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे आप युद्ध नहीं जीत सकते। आपको देखिए भारत ने हमेशा सोल्जरिंग की रेस्पेक्ट की है। इस तरह के सीज फायर कारगिल में मैं था, सीज फायर पहले भी हुए हैं, और मुझे याद है एक लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा थे कारगिल में, उन्होंने बिल्कुल रेडियो पे मैसेज भेजा हमारे ब्रिगेडियर साहब को कि साहब मैं उस यूनिट को कमांड कर रहा हूं जिसमें जनरल सैम मानेकशॉ ने भी कमीशन हुए थे, और मेरी कैजुअलिटीज हुई हैं और मैं उनको लेना चाहता हूं। इमीडिएटली अ सीज फायर वाज ऑर्डर्ड, अ टेम्पररी सीज फायर वाज ऑर्डर्ड, एंड ससम्मान हमने उनकी बॉडीज को मतलब पाकिस्तान के हवाले किया, क्योंकि सोल्जरिंग हैज टू बी रिस्पेक्टेड। सोल्जरिंग इज मतलब सोल्जरिंग हैज नो रिलीजन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है दर्शकों को समझनी चाहिए, क्योंकि आज भी जब डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग शुरू हुई सर, तो आप जो बात कह रहे हैं वो जुड़ती है, क्योंकि आज भी सेना की तरफ से ये कहा गया कि साहब हमने क्या किया, हमने आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, उन्होंने अपना सैन्य धर्म नहीं निभाया, उन्होंने आतंकवादियों की लड़ाई को अपनाया। ये बात कही गई सर आज की प्रेस ब्रीफिंग में कि साहब पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की लड़ाई को अपना बना लिया। सर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सर, ब्रिगेडियर दत्ता, देखिए आप मासूम बच्चों को, ख्वातीनों को, वो बेचारे गरीब लोग जो पसमंदा लोग हैं सरहदी इलाकों में रह रहे हैं, आप उनके घर देखिए, बेचारों ने किस तरह से एक एक पैसा जोड़ के, मेहनत मशक्कत से वो पत्थर जोड़ के वो घर बनाए हैं, आप उन पे हमला कर रहे हैं।
आपको अगर करना ही है तो सैनिक ठिकाने पे करिए, जेनीवा कन्वेंशन को फॉलो करिए। आप कहते हैं कि साहब हमारे पास गौरी है, हमारे पास शमीम ये शाहीन है, हमारे पास ये है, तो ये काय की शाहीन है और काय की वो है? आप निहत्थे लोगों पे वॉर करते हैं। भारत का इतिहास आप देख लीजिए, मतलब अगर महाभारत में भी आप जाएं तो जब किसी का हथियार गिर जाता था तो जो उसका ओपोनेंट होता था वो भी अपना हथियार फेंक देता था, तो मल्ल युद्ध तक लोग आ जाते थे। तो भारत ने कई बार इस तरह से कहा है। अब आप देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया कारगिल का, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। तो उसमें ये सब चीजें बताती हैं कि आप कितने, भारतीय सेना ने, एक उनके कैप्टन करनाल शेर थे, इतनी बहादुरी से लड़े और वो मतलब काम आए उस युद्ध में। उनकी एक साइटेशन भेजी गई कि ये ऑफिसर इतनी बहादुरी से लड़ा, इसको पाकिस्तान में निशान हैदर से नवाजा जाए, और उसको मिला भी। तो ये एक कहते हैं ना एथिकल लड़ाई है। आप मासूम बच्चों को मारना, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करना, आप जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे उनमें से इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और जो मिलिट्री लीडर जो इनके जनरल्स थे, उनका पैसा वहां से जा रहा था। वो केवल ये बहाना चाहते थे कि कोई उनका हवाई जहाज हिट हो जाए और वो इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिट करे। तो ये सब भारत ने इन सब चीजों पे कभी तवज्जो नहीं दी है। मतलब पूरा देश एक में कोहरा मचा हुआ है और आप अपनी जो सरमाया है, जो अपनी कैपिटल है, जो आपकी कमाई है, उसको लेके आप विदेशों में भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, मतलब इस बार भी यही हुआ। हम तो इस बार भी पूरी तरीके से एथिक्स के साथ ही, आतंक का सफाया करने के लिए ही हमने ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि वो तो एक रोक स्टेट है ना, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने तो इस बार भी जिस बात का जिक्र हमने किया था और हम जो दुनिया को बता रहे थे, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि साहब अपने हवाई क्षेत्र में जो सिविलियन फ्लाइट्स थी उन तक पर भी रोक नहीं लगाई। मतलब वो तो ढाल बनाने की कोशिश में था, वो तो और दुआएं कर रहा था कि अच्छा है गलती से किसी फ्लाइट पर हमारी निशाना लग जाए तो हम दुनिया में जाकर बताएंगे भारत के खिलाफ और प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर भारत ने जो संयम बरता और पाकिस्तान में उन्हीं सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया जिनके जरिए पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और शुरुआत में तो हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया भी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डों का खात्मा किया। लेकिन जब जरूरत लगी तो हमने पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया। और वो दुर्गति कैसे बनाई, इसकी तस्वीरें भी आज हमने दिखाई। चाहे वो नूर खान बेस हो या फिर वो रहीम यार खान वाला पाकिस्तान का एयर बेस हो, सर वो तस्वीरें आज जो डीजीएमओ की इस प्रेस ब्रीफ में दिखाई गई हैं, वो दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान तो अभी भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है जैसे वो बड़ा जीत सा गया है। मतलब उसके समर्थक जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जश्न मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करना भी जरूरी, और ये भी इस प्रेस ब्रीफ में बताया गया कि हमें नुकसान ना के बराबर हुआ है, ना के बराबर नुकसान। और पाकिस्तान को हमने क्या नुकसान पहुंचाया, वो उनकी एयरबेसेस का आप हाल देख लीजिए। 35 से 40 उनके सैनिक हैं जिसमें बड़े कमांडर्स भी हैं जो हमने मार गिराए, और 100 आतंकवादियों को तो हमने ढेर किया ही, आतंकवाद के अड्डों को तो हमने नेस्तनाबूद किया ही। ब्रिगेडियर दत्ता। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत ने जो साक्ष्य दिए हैं वो बिल्कुल साफ है और इतने मतलब सर्जिकली प्लान्ड हमारे ऑपरेशन से कि आप देखिए मरकज सुबहानअल्लाह हो गया या कोई और मतलब महमूना का जो बेस था, उसमें देखिए कि आप पड़ोसी की दीवार को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। आप कोलेटरल डैमेज की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी वो हमारी प्रोफेशनलिज्म बताती है। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि कोई मासूम मारा जाए, और पाकिस्तान का शुरू से ये मकसद रहा था कि साहब आप निहत्थे लोगों पे गांव में अटैक करिए, लोगों को वो करिए, उनकी मवेशी को मार दीजिए। तो ये आपकी एक बहुत ही वो कहते हैं ना कि उर्दू में एक शब्द है एहसास कमतरी, एक लो सेल्फ एस्टीम का आप मुजाहिरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक अगर लड़ाई लड़नी है तो एक योद्धा की तरह लड़ना चाहिए, एक सैनिक की तरह लड़ाई लड़नी चाहिए। ये नहीं कि साहब आप अच्छा। दूसरा आप देखिए पूरा देश जल रहा था, पूरे देश में इस तरह के मुजाहरे हो रहे थे, और यहाँ के जो जनरल हैं या जो सियासतदान, कोई कह रहा था मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, कोई कहीं चला जाएगा। मुझे सबसे पहले स्टेटमेंट तो मियां नवाज शरीफ का लगा, जिन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि वतन की फिक्र करना था, वतन की बर्बादी आने वाली है, तुम जाके भारत से हाथ मिलाओ, सही, उनसे डायलॉग करिए। सही। और क्योंकि उन्होंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है। हाँ, जब मुशर्रफ के हाथों उन्होंने धोखा खाया। बता, आप सही कह रहे हैं सर, करगिल के समय
का जो उनका अनुभव था, एक तरीके से अपने अनुभव से ही वो अपने भाई को नसीहत और सीख दे रहे थे। लेकिन वहां तो वो जिहादी जनरल बैठा हुआ है ना, जिहादी जनरल, जिसको लेकर ये भी जानकारी निकल कर आई कि गत भारत ने ऐसी बना दी थी पाकिस्तान की कि एक वक्त तो ऐसा आ गया ब्रिगेडियर दत्ता कि ये जो जिहादी जनरल हैं बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। 2 घंटे तक ये बंकर में छिपे रहे थे जब भारत ने जो वो नूर खान बेस है वहां पर अटैक किया। और नूर खान बेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है आपसे बेहतर तो दर्शकों को और कोई नहीं बता पाएगा। रावलपिंडी में ही है सर ये नूर खान बेस, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है उसके पास ही है इसका, और काफ़ी मतलब मेजर और इम्पोर्टेंट एयरबेस है ये। और अगर आप बाकी एयरबेसेस की भी बात करें तो जिस तरह से हमने उन पर नुकसान पहुंचाया, आप ये देखिए कि आप देखिए चकलाला जो आपका मुरीद एयरफील्ड है, श्योरकोट, नूर खान जो रावलपिंडी में 35 विंग है उनकी एयरबेस, रफीकी एयरबेस, और मतलब हमने जितने उनके एयरफील्ड से, जो मेजर एयरफील्ड से, उन पे पूरा नुकसान उनको पहुंचाया। और आप एक उनके जो न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे खुशदार है, पन्नो है, गुजरांवाला में है, मशरूर एयरफील्ड है, और उनके आसपास हमने गोले डाले हैं। हालांकि हमारी मंशा बिल्कुल ये नहीं थी कि उनको कोई नुकसान तरह से अगर वहां तक पहुंच सकते हैं तो आपके ये जो पटाखे रखे हुए हैं इन पे भी अटैक हो सकता है। और आप ख्वाजा आसिफ देखिए जो सियालकोट से आते हैं, उनका तो पूरा एरिया जहां से वो नेशनल असेंबली के लिए चुना जाते हैं वो बिल्कुल मटिया मेट हो रखा है। तो आर्टिलरी ने इतनी फायरिंग वहां की है। बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर दत्ता, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के सामने विस्तार से ये तमाम बातें रखने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। सर थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर ये डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफ, जिसके जरिए सेना की तरफ से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसकी हवा निकाल दी गई, कैसे पाकिस्तान की हमने दुर्गति बनाई ये भी हमने देश को बता दिया। और साथ ही साथ ये भी संदेश साफ पहुंच गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमें नुकसान पहुंचाने की बातें की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, क्योंकि भारत को ना के बराबर नुकसान पहुंचा है। और भारत के चाहे मिलिट्री बेसेस हो या फिर हमारे सैन्य इक्विपमेंट, सैन्य उपकरण हो, सब मुस्तैद हैं। सेना पूरी तरीके से तैयार है किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए, अपने अगले मिशन के लिए। और न सिर्फ तैयार है बल्कि सेना तत्पर भी है, ये संदेश भी साफ दे दिया गया।